एक सवाल बार-बार आप लोगों की तरफ से आ रहा है कि बैंक स्टेटमेंट किस तरह मेंटेन करनी चाहिए या उसको किस तरह किया जा सकता है? बैंक स्टेटमेंट किस तरह की होनी चाहिए? आपको हर अच्छे और हर बड़े कंट्री का वीज़ा मिल सके। अब अच्छे और बड़े कंट्रीज़ कौन-सी हैं? इस पर भी मैं ज़रा बात कर लूँ जैसे यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया वगैरह-वगैरह ये अच्छे और बड़े ममालिक में आते हैं, इसमें शेंजन भी शामिल है। तो ऐसे कंट्रीज़ के लिए बैंक स्टेटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है? किस तरह आपको बैंक स्टेटमेंट ऐसे कंट्रीज़ के लिए मेंटेन करनी है? ये बड़ा ही अहम सवाल है। इस वीडियो में आपको मैं तरीकाकार बताऊँगा कि किस तरीके से आपने बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना है, ताकि आप फ्यूचर में इन इन ममालिक का जिनका मैंने नाम लिया है बड़ी आसानी से आप वीज़ा अप्लाई कर सकें। तो एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। दूसरी रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप पर आपने सिर्फ़ उन सीरियस लोगों ने राब्ता करना है जो हमसे पेड कॉल सेशन लेकर अपना केस या कोई भी मामला डिस्कस करना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट चाहते हैं। नॉर्मल चार्जेस 30 मिनट की बात है, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे, आपको पूरी बात बताएँगे। जो आपके लिए होता हुआ हम करेंगे और मतलब कि आपको रहनुमाई देंगे, गाइडलाइन देंगे और डेफ़िनेटली कोई ना कोई एक्शन प्लान ऐसा ज़रूर होगा, प्लान बी, सी या डी, जिस पर आप अमल करके आप डेफ़िनेटली कुछ अरसे तक अपनी मंज़िल मकसूद पर पहुँच जाएँगे। जी, तो बगैर वक़्त ज़ाया किए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। जो लोग वीज़े के लिए बैंक स्टेटमेंट को रन करते हैं, उनमें 2 किस्म के लोग बड़ी अहम कैटेगरीज़ के हैं। नंबर 1 सैलरीड पर्सन और नंबर 2 बिज़नेसमैन। और तीसरे नंबर पर अब फ्रीलांसर्स और ऐसे लोग जो जिनका ताल्लुक ज़राअत से है, काश्तकारी से है या वो लैंडलॉर्ड हैं या वो ज़िम्मेदारे हैं। ये भी इसी कैटेगरी में मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि ऐसे लोगों को भी किस तरह की बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है। तो आप तमाम लोगों ने इस तरह के इस वीडियो में जुड़े रहना है, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। देखिए, सबसे पहले बात कर लें जी सैलरीड पर्सन। सैलरीड पर्सन इज़ इक्वल नो टेंशन। एक ही बैंक अकाउंट, पर्सनल या सैलरीड अकाउंट आपका हो, कुछ जो भी आपकी सैलरी आ गई, उसमें से थोड़ा बहुत खर्चा कर लिया और बाकी सारे सेव कर लिए। कोई मसला नहीं, एबीसी रूल्स, एबीसी तरीकाकार और सबसे आसान तरीका जो है वो सैलरीड पर्सन का ही होता है वीज़ा अप्लाई करने का। लेकिन अगर सैलरीड पर्सन चाहें तो एक और तरीके से भी इसको मेंटेन कर सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि एक ही अकाउंट चलाएँ। अगर आप मतलब इस चीज़ को मज़ीद सफिशिएंट करना चाह रहे हैं, अच्छा करना चाह रहे हैं तो आप अपना पर्सनल अकाउंट में अपनी सैलरी को लेकर आएँ और इसके साथ एक सेविंग अकाउंट भी ओपन कर लें। उससे होगा ये कि आप अपनी सारी सेविंग जो है लेट्स से आपकी सैलरी मिसाल देता हूँ कि 5 लाख रुपया है। आपकी सैलरी 5 तारीख को आपके पर्सनल अकाउंट में या सैलरीड अकाउंट में आई, तो 6 तारीख को, 7 तारीख को या 10 तारीख को वो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। आप अपने पर्सनल अकाउंट से एक डायरेक्ट डेबिट या जिसको स्टैंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, वो अपने सेविंग अकाउंट में लगवा लें। उससे वो अमाउंट डिसाइड कर कर बैंकर को बता दीजिएगा। उससे मिसाल है कि अगर आपकी सैलरी 5 लाख रुपया महीना है, तो आप अपने पर्सनल अकाउंट में जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप बैंकर के पास जाएँ, आप कहें कि जी मेरी 5 लाख रुपया मंथली सैलरी है जो आफ्टर टैक्स ये आती है। तो आपने काम ये करना है 5 तारीख को आती है, आपने 8 तारीख को या 10 तारीख को मेरे इस पर्सनल अकाउंट से मेरे सेविंग अकाउंट में एक स्टैंडिंग ऑर्डर लगा दें कि 4 लाख साढ़े 3 लाख रुपया या 4 लाख रुपया आपने 8 तारीख को या 10 तारीख को मेरे पर्सनल अकाउंट से मेरे सेविंग अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाए, वहाँ से डेबिट होके उधर सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई कबाहत नहीं। अच्छा जी, ये तो हो गया जी सैलरीड पर्सन का जी हिसाब या खाता। अब मैं बात कर लूँ बिज़नेसमैन की। बिज़नेसमैन के लिए भी 2 अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी है। अब एक अकाउंट आपका पर्सनल होगा, दूसरा आपका बिज़नेस अकाउंट होगा। देखिए, पर्सनल अकाउंट में आप लोगों ने बिज़नेसमैन ने जो सिर्फ़ बिज़नेस कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पर्सनल अकाउंट में बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांज़ैक्शन हरगिज़ पर्सनल अकाउंट में नहीं करनी। ये बहुत बड़ी गलती मोस्टली पाकिस्तान के बिज़नेसमैन करते हैं कि अपने पर्सनल अकाउंट में भी जो है सारा कुछ बिज़नेस की जो है ना एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो आपने अपने पर्सनल अकाउंट में ना कोई बिज़नेस की पेमेंट करनी है, मंगवानी है और ना ही सेंड करनी है। तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। बिज़नेसमैन ने हर महीने एक डिसाइडेड अमाउंट अपने बिज़नेस अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में
जो है ट्रांसफ़र करनी है अपनी सैलरी के तौर पर या अपने खर्चे के तौर पर। आपने पर्सनल अकाउंट का बैलेंस जो है वो मेंटेन लाज़मी करना है, प्रॉपर करना है। बैलेंस की बात कर रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस जो मिडल में बैलेंस रहता है वो। लेकिन बिज़नेस अकाउंट में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपके पैसे बहुत ज़्यादा सेविंग के मतलब कि एसेट के तौर पर रहने चाहिए। लेकिन आपका बिज़नेस अकाउंट कभी ज़ीरो मतलब है कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए। उसमें शुरू में, एंड में, दरमियान में थोड़े बहुत पैसे चाहे 50,000 10-20 हज़ार ही क्यों ना हो, वो ज़रूर रहना चाहिए। ज़ीरो कभी नहीं लेकर आना है। अगर ज़ीरो हुआ भी है, आज अगर ज़ीरो हुआ है तो उसको आधे घंटे के बाद फिर आप उसको प्लस में कर दें। ये पॉसिबिलिटी, ये गुंजाइश आप कर लें, ये आप कर सकते हैं। लेकिन इसको मुकम्मल 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए बिज़नेस अकाउंट को ज़ीरो छोड़ देना, ये आपने गलती कभी बेशी नहीं, कोताही नहीं करनी। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ज़ीरो भी हो जाए खैर है, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। ज़ीरो नहीं जाना चाहिए। अगर ज़ीरो गया, आज ही गया तो उसे आज ही प्लस कर लें, कोशिश करें। अच्छा जी, और बिज़नेस अकाउंट में आपने ख़्याल ज़्यादा इस चीज़ का रखना है कि आपकी जो बैलेंस अगर थोड़ा भी या ज़्यादा भी है उसका कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ट्रांज़ैक्शंस जो हैं बिज़नेस अकाउंट में आपकी बिज़नेसमैन की प्रॉपर होनी चाहिए, वो नज़र आनी चाहिए। कैश से अवॉइड करें, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करें, चेक ट्रांसफ़र करें, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें और वो एक सिमेट्री में, एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से आप अपना बिज़नेस अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हैं और बिज़नेसमैन अपने पर्सनल अकाउंट को अच्छे तरीके से मेंटेन करें। उसपे क्लोजिंग बैलेंस देखें, ओपनिंग बैलेंस देखें, मिडल में देखें, बैलेंस कितना आ रहा है। एक एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस भी आपने अपने पर्सनल अकाउंट में बिज़नेसमैन ने रखनी है, क्योंकि बिज़नेसमैन के बड़े रोले होते हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं, बिज़नेसमैन को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है जी। और आपने अपना सारा बिज़नेसमैन ने पर्सनल खर्चा अपने पर्सनल अकाउंट से करना है। अब इस पर कोई व्यूअर्स बिज़नेसमैन को कोई लिमिट नहीं है कि लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपना मंथली सैलरी या मंथली खर्चा 2 लाख डिसाइड कर लें, 3 लाख डिसाइड कर लें, इस पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन क्योंकि अगर आप सिर्फ बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस की इनकम जो होती है वो वेरिएबल होती है। अगर आज आपको प्रॉफिट जो है मंथली 2 लाख रुपया हुआ बिज़नेस में, ज़रूरी नहीं कि अगले महीने भी आपको 2 लाख हो, वो 3 लाख पर भी जा सकता है, वो 2.5 लाख पर भी जा सकता है। तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि जी जो भी आपकी अगर अमाउंट प्रॉफिट ऊपर कम हो रहा है या कम कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो उसको आपने प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी देनी है रसीदों की शक्ल में, बैंक स्टेटमेंट की शक्ल में और वीज़ा कवर लेटर की शक्ल में। ये सारी जो है आपके पास प्रूफ्स सॉलिड होने चाहिए ताकि पता चल सके वीज़ा ऑफिसर को कि आपकी अगर जो है बैंक स्टेटमेंट बिज़नेसमैन की पर्सनल अकाउंट अगर ऐसे हो रही है तो उसके पास आपके ये सबूत भी हैं। तो ये इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। अब अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस की बात करूँ, चाहे सैलरीड पर्सन हो या बिज़नेसमैन हो, लेकिन ख़ास तौर पे बिज़नेसमैन, अब क्लोजिंग बैलेंस आपका पर्सनल अकाउंट में कितना होना चाहिए? वो देखिए स वो स आप डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर और ख़ास तौर पर आपकी ओवरऑल प्रोफ़ाइल पर। अब आपकी ओवरऑल प्रोफ़ाइल में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी जाती है, आपके रिसेंटली 5 सालों में कहाँ-कहाँ के ट्रिप्स हैं, आपकी सोशल टाइज़ कैसी हैं, आप कितने अरसे से बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन कर रहे हैं, क्या आपके पास 1 साल की बैंक स्टेटमेंट है? अगरचे वो 6 माह की डिमांड करते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग 1 साल की भी लगा देते हैं, तो ये भी चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। तो बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस में आपकी ओवरऑल फाइल का जो है बड़ा किरदार है। अब बात कर लें जी बहुत सारे फ्रीलांसर्स की। फ्रीलांसर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं अब ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन लोग काम कर रहे हैं और फ्रीलांसर्स को या ऑनलाइन जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक कंसर्न है इस बात पर कि हमारी ऑनलाइन अर्निंग और बिज़नेस कैसे और हम कहाँ से साबित करें? तो जी सबसे पहले जो ऑनलाइन जो लोग काम करते हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, उनको सबसे पहले फाइलर बनना होगा और एफबीआर में अपने आप को रजिस्टर्ड करना है एज़ ए बतौर फ्रीलांसर। जितनी भी पेमेंट्स आपको आउट ऑफ कंट्री से ही ऑब्वियसली आती होंगी ना, तो आपको बाहर से अपने जो भी अमाउंट्स आ रही हैं, आपको अपने पर्सनल अकाउंट में आ रही हैं, उनके सारे प्रूफ्स जो भी रसीदें आपको मिल रही हैं, चाहे वो वाइस से आ रही हैं, अ, वेस्टर्न यूनियन से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, किसी मनी एक्सचेंजर के ज़रिए से आपको अमाउंट रेमिटेंस भेजी जा रही है, वो आपके पास रसीदें तो होंगी ना, वो रसीदें भी आपने सँभाल कर रखनी है, वो भी साथ लगानी है और वो रसीदें आपकी जो अमाउंट है, उसका जो रेफ़रेंस नंबर, सेम अमाउंट वो आपके बैंक अकाउंट से भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि जी ये
बैंक अकाउंट में भी आके ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो रही हैं या आप खुद ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, वो रसीदें आपके बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन से भी मैच होनी चाहिए। तो ये सारे प्रूफ़ आपने लगाने हैं। इसके अलावा इसके बाद फ्रीलांसर्स ने अपना जो है जब वीज़ा अप्लाई करना है तो अपने एनटीएन भी साथ लगाना है, इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भी साथ लगानी है और टैक्स रिटर्न में आपने डिक्लेयर करना है जी, उसमें आपके फ्रीलांसर की कैटेगरी को आपने चूज़ करना है और उसमें फ्रीलांसर्स को बड़ी छूट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि उनको सिर्फ 1% टैक्स देना होता है। और जो भी फ्रीलांसर जो काम कर रहे हैं, जिनको बाहर से अर्निंग आ रही है, गूगल से आ रही है, यूट्यूब से आ रही है वगैरह-वगैरह, उनको टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट एफबीआर यानी कि ऑटोमैटिकली जब आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है मनी, तो वो ऑटोमैटिकली आपका एफईडी विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो 1% के हिसाब से जितनी भी अमाउंट आई होती है वो कट जाता है ऑलरेडी। ये फ्रीलांसर्स को पता है, वो ये इस बात को मेरे से ज़्यादा जानते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, आपको एक इदारा है पीएसईबी, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, इससे भी आप लोग फ्रीलांसर जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसका जो भी सर्टिफिकेट आपको मिले वो आप पीएसईबी का वो आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लाजमी अटैच करें, लगाएं। तो फ्रीलांसर्स भी जो है बगैर किसी खौफ व हरास के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब वीडियो के आखिर में बात कर लें, ऐसे लोग जो काश्तकारी करते हैं या लैंडलॉर्ड हैं या उनको रेंटल इनकम आ रही है या कोई भी ऐसे हैं जिनको 6 महीने के बाद ज़राअत से कोई आमदनी आती है, कोई फसल बिकी, कुछ भी बिका वगैरह-वगैरह। अच्छा, सबसे पहला काम इन लोगों को, ऐसे काश्तकारों को या जो भी है, उनको ये करना है कि आपने अपने आप को टैक्स नेट में लेकर आना है। टैक्स नेट में लाएँ, अपना एनटीएन बनाएँ और फाइलर बनें और जितने भी पैसे आपको ज़मीनों से या किराए की शक्ल में आ रहे हैं, 6 महीने बाद आ रहे हैं, 3 महीने बाद आ रहे हैं, 2 महीने के बाद आ रहे हैं, वो जितनी भी आपकी इनकम है, वो एफबीआर में अपनी टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करें। अगर रेंटल इनकम आ रही है किसी ज़िम्मेदारे को या लैंडलॉर्ड को, तो वो डिक्लेयर करें आपको लाख रुपया महीना या 4 लाख रुपया महीना या 5 लाख रुपया महीना किराया आ रहा है और उसके एवज़ आपका ज़ाहिर है टैक्स भी कटेगा। वो तो फिर जो होगा आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा वीज़ा अप्लाई करना, जब आप ये चीज़ें सारी डिक्लेयर कर देंगे। ये चीज़ें डिक्लेयर करने से आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, ना ही सिर्फ पाकिस्तान में एफबीआर में, बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी वो ये आपके इस सोर्स को वेरीफाइएबल, सोर्स ऑफ इनकम को, अर्निंग को वेरीफाइएबल माना जाएगा। तो और आप लोग वीज़ा आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जी हमारी वीडियो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, बड़ी अहम थी। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, मुझे उम्मीद है कि मैंने आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब दे दिए होंगे। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हमसे, तो आप हमसे पेड कॉल सेशन की सूरत में आप अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। आप कोई वीज़ा सर्विस, कोई फ़ाइल भी अगर आप तैयार करवाना चाहें, हम आपको फ़ाइल भी तैयार करके दे सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फ़ाइल प्रिपरेशन के अलहदा चार्जेज़ होंगे। लेकिन अगर आप फ़ाइल तैयार नहीं करवाना चाहते, सिर्फ़ अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं, तो केस डिस्कशन के 30 मिनट के कॉल सेशन के बड़े ही नॉर्मल चार्जेज़ होते हैं। हम आपको सारा कुछ बताएँगे कि आपकी फ़ाइल पोज़ीशन ये है, आपको इस वक़्त ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो बाज़ औक़ात थोड़े बहुत कोई पैसे खर्च लेने से आप बहुत ज़्यादा पैसों के नुकसान से भी बच जाते हैं। आप इमिग्रेशन की बैड इमिग्रेशन हिस्ट्री से भी बच जाते हैं और आप एक गलत ट्रैक से सही ट्रैक पर आकर अपने आप को सही सीमत पे भी ला सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली में। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।